तो आप सभी का स्वागत है फिर से प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रवि कुमार आ गया हूं आज आपके लिए एक नया सा टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, तो आज हम क्रिया को पढ़ेंगे और फिर इससे संबंधित जो भी मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। तो पहले हम समझते हैं क्रिया के बारे में। ठीक है, तो अगर क्रिया की हम परिभाषा देखें तो जिस शब्द से किसी कार्य या काम का बोध हो उस शब्द को क्रिया कहते हैं। सिंपल सा है कि जिस शब्द से किसी कार्य या काम का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम कोई शब्द बोले चलना, चलना से हम एक कार्य का बोध हो रहा है। ठीक है, पढ़ना, पढ़ने से भी एक कार्य का बोध हो रहा है। तो चलना और पढ़ना क्या है? क्रिया है। अगर कार्य का बोध नहीं हो रहा है, जैसे मैं बोलूं कि धीरे, तो धीरे बोलने से किसी कार्य का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वे शब्द जिससे किसी कार्य अथवा किसी काम का बोध हो, शब्द के उस रूप को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, क्रिया के भेद, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं तो हम अलग अलग आधार पे देखेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये है पहला कि संरचना, रचना या फिर इसी को कहते हैं व्युत्पत्ति या फिर बनावट। सबका मतलब एक ही है। ठीक है, कभी कोई और नाम देता है, कभी कोई और नाम। तो संरचना या रचना के आधार पे क्रिया का भेद देखेंगे कितने होते हैं। फिर देखेंगे कर्ता के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। फिर कर्म के आधार पे हम क्रिया को देखेंगे। फिर एक होता है वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया। फिर देखेंगे कार्य की प्रवृत्ति के आधार पे। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रचना या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। एक कर्ता के आधार पे देखेंगे, कर्ता के आधार पे भी जानते हैं हम, कर्म के आधार पे भी जानते हैं कि एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है। वैसे वाक्य, कार्य सबके आधार पे देखेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्या है कि संरचना या बनावट के आधार पे क्रिया के भेद। ठीक है, तो इसको देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने भेद है? 7 भेद है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिया के 7 भेद है। ठीक है, तो एक पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि संरचना या बनावट या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो फिर आप बताएंगे 7 भेद। ठीक है, पहला प्रश्न ये। एक प्रश्न और बन सकता है, ऐसे ऑप्शन दिया रहता है 4, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संरचना के आधार पर क्रिया के भेद नहीं है। 3 नाम इसमें से दिया रहेगा और एक नाम कोई और दे देगा। जैसे सकर्मक दे देगा, प्रेरणार्थक दे देगा, फिर समापक क्रिया दे देगा। ऐसे नाम अलग से एक रहेगा और 7 में से 3 इसमें से रहेंगे। ठीक है, तो आपको अलग वाला चूज करना है, अलग वाला बताना है। तो प्रश्न ऐसे बनेगा। तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको ये 7 नाम याद हो। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि रूढ़ क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया क्या होता है, संयुक्त क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मूल क्रिया क्या होता है। तो मूल क्रिया यानी जो भी क्रिया शब्द है, जैसे हम क्रिया का मतलब क्या जानते हैं कि चलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, दौड़ना, सब में ना आ रहा है लास्ट में। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं चलना, बोलना, लिखना। ठीक है, दौड़ना, ये नाम लिख दिए इतना, ये सब क्रिया है। ठीक है, जब क्रिया के इस रूप में से हम ना को हटा दें, ठीक है, ना को हटा दें, तो जो मेरा बचेगा उसको कहते हैं रूढ़ क्रिया, या फिर इसी को क्या कहते हैं? मूल क्रिया भी कहते हैं। रूढ़ क्रिया या मूल क्रिया किसको बोलेंगे? क्रिया के सामान्य रूप में से जब हम ना को हटा दें तो क्या हो जाएगा मेरा? मूल क्रिया या फिर रूढ़ क्रिया। तो चल क्या हो जाएगा? चल, ना हटा दिए तो चल बचा। चल हमारा क्या हो गया? चल हमारा हो गया मूल क्रिया या फिर रूढ़ क्रिया। बोलना तो क्या हो जाएगा? बोल। ठीक है, बोल क्या हो जाएगा?
रूढ़ क्रिया या फिर मूल क्रिया। लिखना का क्या हो जाएगा, लिख। लिख क्या है, मूल क्रिया या फिर रूढ़ क्रिया। वैसे ही दौड़ने का क्या हो जाएगा, दौड़। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके मूल क्रिया या फिर रूढ़ क्रिया। दूसरा है सामान्य क्रिया, यानी जब रूढ़ क्रिया या मूल क्रिया में हम ना जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया। जैसे लिख है, लिख में हम ना जोड़ दिए तो हो गया लिखना, तो ये क्या हो गया, सामान्य क्रिया। दौड़ क्या है, मूल क्रिया है, इसमें हम जोड़ दिए क्या, ना, दौड़ना। ठीक है, वैसे पढ़ क्या है, पढ़ हमारा मूल क्रिया है, इसमें हम जोड़ दिए क्या, ना, तो क्या बन गया ये पढ़ना, सामान्य क्रिया। तो मूल क्रिया और सामान्य क्रिया में अंतर क्या है कि रूढ़ या मूल क्रिया में जब हम ना जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेरा सामान्य क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो दो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा देखिए संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया, इन दो क्रिया को हम एक साथ समझेंगे। इन दोनों को एक साथ समझ चुके हैं, अब इन दोनों को एक साथ समझेंगे। ठीक है, देखिए संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया, इसमें क्या होंगे दोनों में कि क्रिया जो है, संयुक्त क्रिया में दो क्रिया शब्द आएंगे। ठीक है, यौगिक क्रिया में दो आ सकते हैं, दो से अधिक भी आ सकते हैं। ठीक, यानी क्रिया शब्द जो है वो दो या दो से अधिक आएंगे, दोनों में अंतर क्या है कि संयुक्त क्रिया में क्रिया शब्द दो आएंगे लेकिन कार्य आपका एक ही होगा। जैसे अगर हम लिखें कि वह उठ गया, ठीक है, वह उठ गया। अब बताइए, उठ और गया दोनों क्या है, दोनों क्रिया है। क्या है, क्रिया। दो क्रिया शब्द आ गए। उठ क्रिया है, कौन सा क्रिया है जी, उठ, अभी बताएं, मूल क्रिया है, क्योंकि इसमें ना जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उठना, वो हो जाएगा सामान्य क्रिया। उठ क्या है, मूल क्रिया या फिर रूढ़ क्रिया। ठीक है, तो क्रिया तो है ही। गया ये भी क्रिया है। तो क्रिया शब्द दो बार आए, दो क्रिया शब्द आए हैं, लेकिन कार्य कितना हो रहा है, सिर्फ एक हो रहा है, उठने का, जाने का नहीं हो रहा है। गया मतलब जाना नहीं, जाने का कार्य नहीं हो रहा है, उठने का ही कार्य हो रहा है। ठीक है, वह उठ गया मतलब क्या हुआ, उठा, सोया था उठ गया, उठने का कार्य हुआ है। कार्य कितना हुआ, एक। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया में क्या है, क्रिया शब्द दो या दो से अधिक बार आएंगे लेकिन कार्य क्या होगा, दो होगा। जैसे वह पढ़ लिखकर आया है, वो पढ़ लिख कर आया है। तो अब देखिए पढ़ और लिख, पढ़ लिख कर, तो देखिए क्रिया शब्द दो है, अधिक है, लेकिन कार्य कितने हुए, दो हुए। एक पढ़ने का कार्य हुआ और एक लिखने का कार्य हुआ, दो कार्य हुआ। वह, या फिर ऐसे लिखिए, वे लोग वे लोग नाचते गाते जा रहे हैं। अब बताइए क्रिया कितने हो रहा है, एक नाचने का हुआ है और एक गाने का, दो क्रिया हो रहा है ना, दो कार्य हो रहा है। क्रिया शब्द दो से अधिक बार आए हैं लेकिन कार्य कितना हो रहा है, दो हो रहा है। तो जब दो होगा तो यौगिक होगा। कौन सा क्रिया, यौगिक क्रिया। लेकिन जब क्रिया शब्द दो आए और कार्य कितना हो, एक हो, तो कौन सा होगा, वह संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो संयुक्त और यौगिक में अंतर यही है कि इसमें कार्य एक होता है और इसमें कार्य दो होगा। ठीक, अब अगला समझते हैं हम नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होता है कि नाम से हम क्रिया बनाते हैं। नाम धातु यानी नाम से हम क्या बनाएंगे, क्रिया बनाएंगे। किसके नाम से, तो संज्ञा से बनाएंगे, सर्वनाम से बनाएंगे और विशेषण से बनाएंगे। ठीक,
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से हम क्रिया कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। इसको हम इरेज करते। अब देखिए, जैसे अगर हम बोले सर्म, सर्म क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा तो है ही, भाववाचक हो या फिर कोई भी हो, संज्ञा है। तो ये क्या है मेरा, संज्ञा। ठीक है, अगर हम बोले अपना, ये क्या है जी, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है। और अगर हम बोले गर्म, गर्म क्या है, विशेषता बता रहा है, विशेषण है। गर्म क्या है, विशेषण है। इनसे हम क्या बनाएंगे, क्रिया। कैसे बना रहे हैं, देखिए, सर्म से क्या हो जाएगा, सरमाना। सरमाना क्या है, क्रिया है, क्या हो जाएगा, सरमाना। ठीक है, र पूरा हो जाएगा। अपना से क्या हो जाएगा, अपनाना। देखिए ना आ रहा है ना, लास्ट में क्रिया है। गर्म से क्या हो जाएगा, गरमाना। गरमाना भी क्रिया है, गर्म करना, गरमाना क्रिया है। तो ये देखिए, संज्ञा से भी क्रिया बन रहा है, सर्वनाम से भी क्रिया बन रहा है, और विशेषण से भी क्रिया बन रहा है। तो यानी कि जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से हम क्रिया बना दें तो उसको क्या बोलते हैं हम, नाम धातु क्रिया। ठीक है, अगला देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है, इसमें हम ध्वनियों के अनुकरण से क्रिया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे बारिश होती है तो टिप टिप की आवाज आती है, तो उस आवाज से हम क्रिया बनाते हैं, टिप टिपाना। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, ये हम इसका उदाहरण है। ठीक है, टिप टिपाना, टिप टिपाना, टिमटिमाना। थप थप की आवाज आती है तो उससे क्या हो जाएगा, थप थपाना। ठीक है, सरसराना, हवा चलती है सरसर की आवाज आती है, तो वैसे सरसराना। तो ये क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया, मतलब ध्वनियों के अनुकरण से जब क्रिया बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, अगला होता है पुनरुक्त क्रिया। पुनरुक्त, पुनरुक्त को हम देखें, यानी पुनः धन उक्त, पुनः धन उक्त। ठीक है, पुनः धन उक्त, यहां पे विसर्ग संधि हुआ है। ठीक है, तो पुनरुक्त हो गया है। पुनः यानी फिर से, उक्त यानी कथन, फिर से कहना, यानी कि कोई शब्द, क्रिया शब्द दो बार आएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए दो दो बार आ रहा है, लेकिन इसमें एक ही क्रिया शब्द दो बार आएगा। जैसे वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पढ़ते पढ़ते एक ही क्रिया शब्द दो बार आया है। ठीक है, तो पुनरुक्ति होगी, किसी शब्द की क्या होगी, किसी क्रिया शब्द की पुनरुक्ति होगी। जैसे देखिए, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक है, वह चलते चलते गिर गया, क्रिया शब्द दो बार आना चाहिए। ठीक है, वह चलते चलते गिर गया, वह दौड़ते दौड़ते गिर गया। ठीक है, तो जब क्रिया शब्द, एक ही क्रिया शब्द दो बार आए तो वो क्या हो जाएगा, पुनरुक्त क्रिया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, रूढ़ क्रिया किसको कहते हैं, जब क्रिया के सामान्य रूप में से हम ना हटा दें तो वो होता है रूढ़ क्रिया। ठीक, इसका उल्टा बोलेंगे कि रूढ़ या मूल क्रिया में जब हम ना जोड़ देते हैं तो वो होता है मेरा सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है,
जिसमें क्रिया शब्द 2 बार आए लेकिन कार्य एक हो, संयुक्त क्रिया। यौगिक क्रिया जिसमें क्रिया शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक है, लेकिन उसमें कार्य क्या हो, 2 बार हो, तो यौगिक क्रिया। नाम धातु क्रिया, इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के नाम से क्रिया बनाया जाता है। अनुकरणात्मक में ध्वनियों के अनुकरण से क्रिया बनाया जाता है, जैसे सरसराना, थपथपाना, टिमटिमाना, ठीक है। पुनरुक्त में क्या होता है, एक ही क्रिया शब्द की पुनरुक्ति होती है, जैसे पढ़ते पढ़ते, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, ठीक है, देखते देखते, तो सब क्या है, क्रिया की पुनरुक्ति होगी, तो पुनरुक्त क्रिया। तो रचना या संरचना या फिर बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद, 7 भेद। कौन कौन, रूढ़ क्रिया या मूल क्रिया पहला, दूसरा हो गया क्या, सामान्य क्रिया, तीसरा हो, क्रम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो रूढ़ क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और पुनरुक्त क्रिया, ये आपके 7 हो गए। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्ता के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे, 4 भेद होंगे। एक होता है कर्तार्थक क्रिया, कर्तार्थक क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया और चौथा पश्चकालिक क्रिया, ठीक है। अब एक एक को समझते हैं, यहीं पे समझते हैं हम उदाहरण से। एक एक को उदाहरण से हम यहीं पे समझते हैं। कर्तार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, इन दोनों को एक साथ देखते हैं। कर्तार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है, ठीक है, कोई कर्ता किसी भी कार्य को जब वह स्वयं करता है तो उसको हम कहते हैं कर्तार्थक क्रिया। जैसे राम पढ़ता है, ऐसे देखिए, राम पढ़ता है, सिंपल सा वाक्य है। इसमें बताइए कार्य क्या है, ये क्रिया है पढ़ना, क्रिया कौन कर रहा है जी, ये है कर्ता। जब किसी क्रिया को कर्ता स्वयं करे तो वो क्या हो जाएगा, कर्तार्थक क्रिया। ये एकदम सिंपल था। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्या होता है, जब हम किसी से कहे कार्य करने के लिए, यानी कि हम दूसरे से कार्य करवाए, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जैसे राम ने श्याम से पानी मंगवाया, ठीक है, राम ने श्याम से पानी मंगवाया। अब बताइए कार्य कौन कर रहा है जी, ये कर्ता नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये किससे करवा रहा है, इससे, श्याम से करवा रहा है। तो जब कर्ता किसी कार्य को, पानी मंगवाना कार्य है, तो इस कार्य को किसी दूसरे से करवाए तो वो क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता काम को स्वयं करता है, इसमें दूसरे से करवाता है। दो समझ में आया। अब इसके प्रेरणार्थक के 2 भेद होते हैं। कौन कौन, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है कि कर्ता जो है, जैसे राम श्याम से पानी मंगवाया, राम क्या कर रहा है, श्याम से पानी मंगवा रहा है। जब राम और श्याम दोनों मिल करके किसी कार्य को एक साथ करें, जैसे राम और श्याम ने मिलकर सफाई की, तो बताइए सफाई करने का कार्य कौन कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, कर्ता भी कर रहा है और दूसरे से भी करवा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक। और जब केवल दूसरे से करवाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक। दूसरे से भी करवाए और स्वयं भी करे तो प्रथम, और केवल दूसरे से कराए तो द्वितीय प्रेरणार्थक। ये समझ में आ गया। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया, जब कोई क्रिया कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया भी समाप्त हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जो पहली क्रिया समाप्त होगी उसको पूर्वकालिक बोलेंगे, जो बाद में क्रिया समाप्त होगी उसको पश्चकालिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो राम ने नहीं, ऐसे देखिए,
राम पढ़कर सो गया, चाहे खेलने गया, ऐसे करिए। राम पढ़कर खेलने गया। ठीक, अब देखिए इसमें क्रिया दो हो रहा है, कौन सा, एक पढ़ने का और एक खेलने का। तो बताइए पहले खेल रहा है कि पहले पढ़ रहा है? तो राम पढ़कर खेलने गया, यानी खेलने का कार्य बाद में हो रहा है, पढ़ने का कार्य पहले हो रहा है। तो जो कार्य पहले होगा उसको बोलेंगे पूर्वकालिक, जो कार्य बाद में हो रहा है उसको बोलेंगे पश्चकालिक। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल था। कोई कर्ता जब दो कार्य करे तो जो कार्य पहले खत्म करेगा उसमें पूर्वकालिक होगा, और पश्च का मतलब ही होता है बाद में, जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसमें पश्चकालिक। तो कर्ता के आधार पर कितने हो गए? 4। कर्तार्थक क्रिया में क्या होता है? केवल कार्य को कौन करेगा? कर्ता करेगा। प्रेरणार्थक में क्या होगा? इसमें कर्ता दूसरे से करवाएगा। ठीक है, और दूसरे से करवाने के साथ जब स्वयं भी मिलकर के कार्य करेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक, और केवल दूसरे से करवाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, अब देखिए पूर्वकालिक और पश्चकालिक क्या होते हैं? जब कोई कर्ता दो कार्य कर रहा है, ठीक है, तो जो पहले कार्य करेगा उसमें पूर्वकालिक, जो उसके बाद कार्य करेगा उसमें पश्चकालिक क्रिया। तो ये था कर्ता के आधार पे क्रिया के भेद। अब हम आगे देखते हैं। अगला है कि कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। तो सब लोग जानते हैं कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म क्या होगा? कर्म साथ होगा। कर्म क्या होगा? साथ होगा। ठीक है। अकर्मक यानी कर्म मतलब नहीं, साथ में नहीं होगा, यानी जहां पे क्रिया के साथ कर्म हो, जहां पे क्या हो? क्रिया के साथ कर्म हो। क्रिया ऐसे, इसमें र हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, क्रिया प्लस कर्म, क्रिया के साथ क्या हो? कर्म हो। ठीक है, इसमें क्या होगा? केवल क्रिया होगा आपका। ठीक है, कर्म नहीं होगा। इसमें क्रिया और कर्म दोनों रहेंगे तो सकर्मक, केवल क्रिया रहेगा तो अकर्मक। जैसे एक छोटा सा वाक्य लेते हैं, राम पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए बार बार राम लिख रहे हैं, इसका भी वजह है कि भगवान का नाम है, इसी बहाने क्या हो, भगवान का नाम लेने से पाप कम होते हैं। ठीक है, तो इसी बहाने राम का नाम लिखने से जो भी पाप कम हो। ठीक है, तो इसीलिए राम और श्याम, मोहन, कन्हैया ये नाम ज्यादा आते हैं उदाहरण में। ठीक है, तो देखिए राम पढ़ता है, इसमें राम क्या है? करता है। पढ़ता ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य आपका अकर्मक है। अगर हम इसी में यहां पे हम लिख दे पुस्तक, राम पुस्तक, अगर लिख दे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया पुस्तक कर्म। तो इसको बोलेंगे ये वाक्य क्या है? सकर्मक है। यानी जिसके क्रिया के साथ पढ़ता क्रिया है, इसके साथ जो पुस्तक है वो कर्म है, आ गया तो सकर्मक, कर्म नहीं आया अकर्मक। सिंपल सा। अब सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक में एक कर्म होगा, द्विकर्मक कर्मक में दो कर्म होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं कि उसने भोजन पकाया, उसने भोजन पकाया, इसको देख रहे हैं, उसने भोजन पकाया। तो इसमें बताइए, इसमें ये क्या है? उसने ये करता है। ठीक, ये हो गया हमारा कर्ता। क्रिया क्या है? पकाना क्रिया है। ठीक है, भोजन बनाना नहीं होता है, पकाना होता है। ठीक है, पकाना क्रिया है, भोजन क्या है? कर्म है। ठीक, कर्म को कैसे हम पहचानेंगे? जब हम क्रिया से प्रश्न करें, क्या अथवा किसको। ठीक है, देखते हैं जो सुटेबल हो, जो फिट बैठ जाए वो करते हैं, क्या या किसको करके देखते। अगर उत्तर मिल रहा है तो यानी कि उस वाक्य में कर्म है। जैसे इसी में देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो प्रश्न करेंगे क्या, कि राम क्या पढ़ता है?
तो उत्तर मिलेगा पुस्तक, यानी कि इसमें क्या है, कर्म है। क्या है, पुस्तक। उसने क्या पकाया, उसने भोजन पकाया, भोजन उत्तर मिल रहा है मतलब कर्म है। ठीक है, एक और वाक्य देखिए यहाँ पे, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तब देखिए राम ने किसको मारा, जब हम क्या प्रश्न कर रहे हैं तो पुस्तक मिला, ये निर्जीव है। क्या, भोजन निर्जीव है, तो जब क्या प्रश्न करेंगे तो जो हमारा उत्तर होगा वो निर्जीव होगा। इसमें चूंकि क्या है, कर्म रावण है, रावण क्या है, एक सजीव है। ठीक है, तो किसको प्रश्न करेंगे, क्या या किसको, तो इसमें क्या नहीं फिट आएगा, इसमें किसको आएगा। राम ने किसको मारा, तो रावण को, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म। ठीक, तो दो चीज प्रश्न क्या करेंगे, क्या या फिर किसको। अगर दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल रहा है यानी कि उसमें कर्म है, तो जब दोनों में से किसी एक का उत्तर मिले यानी एक कर्म है, और जब दोनों का उत्तर मिल जाए यानी कि द्विकर्मक है। जैसे ये वाला देखिए, उसने दीपक को पत्र लिखा, तो एक बार हम क्या प्रश्न करते हैं क्रिया से और एक बार किसको। ठीक, पहले क्या करते हैं, उसने दीपक को क्या लिखा, तो पत्र लिखा। क्या लिखा, पत्र। तो ये हम क्या प्रश्न किए, क्या क्या जब प्रश्न किए तो पत्र उत्तर मिला। अब हम करेंगे किसको, उसने किसको पत्र लिखा, तो दीपक को। यहां पे किए किसको, तो यानी कि देखिए बताए थे कि क्या प्रश्न करेंगे तो उत्तर जो मिलेगा वो निर्जीव होगा। पत्र निर्जीव है, जब किसको प्रश्न करेंगे तो जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, सजीव होगा। दीपक एक व्यक्ति या लड़के का नाम है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक जिसमें क्रिया के साथ कर्म हो सकर्मक होगा, जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं हो वो अकर्मक होगा। सकर्मक के दो भेद हो जाएंगे, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। जिसमें क्या या किसको में से किसी एक का उत्तर मिले वो हो जाएगा एक कर्मक, जिसमें दोनों का उत्तर मिल जाए वो हो जाएगा द्विकर्मक। ठीक, तो ये समझ में आया सकर्मक। अब देखते हैं अकर्मक, जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। अब देखिए, एक होता है पूर्ण कर्मक, एक होता है अपूर्ण कर्मक। पूर्ण अकर्मक मतलब पूर्ण रूप से क्या होगा, अकर्मक, यानी कर्म नहीं होगा उसमें। जैसे वह रो रहा है, अब बताइए इसमें कहां से कर्म आप जोड़ेंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे, इसमें कर्म नहीं जोड़ पाएंगे। वह पढ़ रहा है, इसमें जोड़ सकते हैं कि पुस्तक, पुस्तक इसमें जोड़ सकते हैं कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो प्रश्न करिए क्या या किसको, वह क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर मिल गया पुस्तक। यानी कि जिसमें हम कर्म को जोड़ सकते हैं, इस वाक्य में हम क्या करते हैं, कर्म को जोड़ सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में आप कोई भी कर्म जोड़िए नहीं जुटेगा, वाक्य बनेगा ही नहीं। वह रो रहा है, कोई कर्म जोड़िए नहीं जुटेगा। ठीक, तो ये है पूर्ण कर्मक, जो किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में क्या रहेगा, अकर्मक ही रहेगा। अपूर्ण में क्या है, वो पूर्ण रूप से कर्मक नहीं है, समय आने पे क्या होगा जी, कर्म इसमें जुट भी सकता है। तो ये हमारा हो गया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब आगे देखते हैं, अगला है वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के भेद। तो कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है समापक या समापिका क्रिया और दूसरा होता है अपसमापक क्रिया। ठीक है, तो समापक क्या होता है, समापक यानी समाप्त करने वाला। ठीक है, अपसमापक यानी समाप्त नहीं, अप मतलब नहीं। ठीक है, अप का अर्थ क्या होता है, नहीं, जो समापक नहीं है यानी जो समाप्त नहीं करता हूं। तो जब कोई क्रिया किसी वाक्य के, जब कोई क्रिया किसी वाक्य को समाप्त करे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, समापक क्रिया। जब कोई क्रिया किसी वाक्य को समाप्त ना करे, वाक्य के बीच में कहीं आए, तो वो हो जाएगा अपसमापक। जैसे वह पढ़ रहा है। ठीक है,
अब बताइए, पढ़ और रहा है, तो ये क्या है, रहा है, ये भी क्रिया है। ये क्या कर रहा है, वाक्य को समाप्त कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, ये है हमारा समापक क्रिया। ठीक, और इस वाक्य को ये क्रिया समाप्त नहीं कर रहा है, तो ये क्या है मेरा, अपसमापक। अपसमापक सिंपल सा है ये। पहचानने का एक और तरीका देखिए, समापक मतलब जो क्या कर दे, समाप्त कर दे, लास्ट में आ रहा है। अपसमापक यानी जो समाप्त ना करे, जब कोई चीज समाप्त नहीं करेगा, अंतिम में नहीं आएगा, यानी कि बीच में ही आएगा। ठीक है, तो वाक्य की समाप्ति के आधार पे दो होते हैं, समापक या समापिका कहते हैं, अपसमापक या अपसमापिका। अप मतलब होता है नहीं, जो वाक्य को समाप्त नहीं करे, अपसमापक यानी बीच में कहीं आएगा, और समापिका मतलब जो समाप्त कर दे, यानी वाक्य के लास्ट में आएगा। आगे देखिए, ठीक वैसे ही है, बस नाम चेंज है। कार्य के प्रवृत्ति के आधार पे एक होता है मुख्य क्रिया, एक होता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया वो होता है जो क्या हो, प्रधान हो, और सहायक क्रिया क्या करता है, उसकी सहायता करता है। जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करता है किसकी, जो मेन वर्ब होता है उसको हेल्प करता है। हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, तो देखिए वह क्रिया जिससे किसी प्रधान या मुख्य कार्य का बोध हो उसको मुख्य क्रिया कहेंगे। अब वह क्रिया जो किसी कार्य के समाप्ति में मुख्य क्रिया की क्या करे जी, सहायता करते हैं, वो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। जैसे एक उदाहरण लिखे हैं, देखिए कि वह सुबह से खेल रहा था, तो इसमें मुख्य क्रिया कौन है, इसके पहचानने का एक तरीका है। क्रिया तो इसमें से पहचान ही लेंगे, वह क्रिया नहीं है, सुबह भी क्रिया नहीं है, से भी क्रिया नहीं है, लेकिन खेल क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, खेल क्या है, क्रिया है, ये क्रिया है, और रहा था क्रिया है। जिसमें ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बना सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। यानी मुख्य क्रिया में क्या कर सकते हैं हम, ना जोड़ सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, ना जोड़ सकते हैं। सहायक क्रिया में ना नहीं जोड़ पाएंगे, इसमें ना जो है जोड़ ही नहीं पाएंगे। अब देखिए पहचानने का तरीका कि ये मुख्य क्रिया है कि ये है, तो अब बताइए, खेल में ना जोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाएगा खेलना, लेकिन रहा में रहाना नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, खेलना। तो ये होगा मुख्य क्रिया। तो कार्य के प्रवृत्ति के आधार पे दो, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है, जो किसी प्रधान या मुख्य कार्य का बोध करता हो। सहायक क्रिया उस प्रधान या मुख्य कार्य का जो बोध करता है उसको क्या करता है, ये सहायता करने के लिए आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे, इससे संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।